नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे थे और इसमें अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम शुरू करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। दोस्तों, ध्यान देने की ज़रूरत है, पेडागोजी का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। और अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता रहता है और शायद हो सके जहां तक रीट 2020 में भी इसे क्वेश्चन आएगा। तो मैंने बहुत ही सरलतम और शॉर्टकट भाषा में इनको तैयार किया है, आप गौर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ना। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत 10-15 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको सरलतम भाषा में मैंने नोट तैयार किया है। आप उनको नोट कर लेना और देखना अच्छे से, क्वेश्चन जरूर आएगा और हर बार लगभग आया तो इस बार भी आएगा। पहला जो सिद्धांत है अभिवृद्धि एवं विकास का, वो है गति का सिद्धांत, यानी वृद्धि व विकास की गति का सिद्धांत कि गति कैसे होती है, उसके जो नियम हैं उसके अनुसार अभिवृद्धि एवं विकास की गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में जो गति है वो बहुत ही तीव्रतम होती है। अपन सबको पता है बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है, लेकिन जो बालक के अभिवृद्धि एवं विकास की गति है वो शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है। शैशवावस्था में तीव्रतम रूप से बालक बढ़ता है। अपन देखते हैं बालक जब पैदा होता है तो इतना सा होता है, लेकिन वो अगले 7 दिन बाद में अपन उसको देखते हैं वो इतना सारा हो जाता है। अचानक से बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन आता है। इसके बाद में जो काल आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में गति जो है विकास की वो धीमी पड़ जाती है। अपन 5 साल के बालक को देखते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई उतनी ही होती है। 2 साल बाद में उसको अगर 7 साल का देखेंगे तो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई में हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में अभिवृद्धि एवं विकास की गति है बहुत धीमी पड़ जाती है। फिर अचानक से जब किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास की गति बहुत ही तीव्र हो जाती है और बालक बहुत तेजी से वृद्धि करता है। और अपन देखते हैं जिस बालक को अपन ने 10 साल का देखा था, अचानक से उसको 12 साल का देखते हैं तो बहुत लंबा पूरा दिखता है, उसके दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं और वो बोली भी उसके अलग ही हो जाती है। बहुत सारा परिवर्तन अचानक से होता है। अभिवृद्धि एवं विकास की जो गति है वो किशोरावस्था में भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में वृद्धि रुक जाती है और विकास आप सब जानते हो कि मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो ये जो सिद्धांत है ये हो गया अपना अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है गति का सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक काल में गति अलग अलग रूप से होती है, ना कि एक ही गति से विकास और अभिवृद्धि चलते हैं। अगला जो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। सेकंड सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मस्तबोध सिद्धांत भी कहते हैं,
क्योंकि विकास एवं जो वृद्धि है वो मस्तिष्क से चारों ओर होती है, यानी केंद्र से वृद्धि की ओर होती है। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? मस्त बोध सिद्धांत। आप समझना इस सिद्धांत को, मस्त बोध सिद्धांत क्यों कहते हैं, या फिर केंद्र से वृद्धि की ओर ये सिद्धांत कैसे चलता है। केंद्र से वृद्धि की ओर। अपने शरीर में हम केंद्र बिंदु मस्तिष्क को मानते हैं, ना कि हृदय को। और सबसे पहले बालक का विकास जो है वो मस्तिष्क का होता है। अपन देखते हैं छोटा जो बालक होता है वो सर्वप्रथम अपने सिर को हिलाना डुलाना सीखता है, उसके बाद में ही वो अपने अन्य अंगों का संचालन करता है। सबसे पहले वो अपने सर को उठाएगा, फिर अपनी गर्दन को घुमाएगा, उसके बाद में वो अपने अंगों मतलब बाकी अंगों का संचालन करेगा, हाथ का, पैरों का, इन सब का। तो इस सिद्धांत को अपन मस्त बोध सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरी बात, केंद्र से वृद्धि की ओर भी ये सिद्धांत चलता है। तो ये हो गया विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है विकास की क्रम का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो है विकास के क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो एक क्रमिक रूप में होता है, ना कि सीधे ही कोई बालक जब पैदा होता है तो वो खड़ा हो जाएगा, बल्कि वो एक क्रम वाइज रूप से आगे बढ़ेगा। जैसे कोई बालक जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे अपने सर को उठाता है, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद में वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, उसके बाद में वो खड़ा होता है, फिर वो चलना शुरू करता है। इसलिए ये क्रमिक रूप से चलता है और सभी बालक इसी प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। वैसे ही उसका जो भाषाई विकास है वो भी इसी प्रकार से होगा। सर्वप्रथम वो सुनना सीखेगा। अपन घर में कोई वर्ड बोलेंगे तो वो अपन से सुनेगा तभी तो आगे बोलेगा। धीरे धीरे बोलना सीखेगा, मम्मा पापा ऐसे, तो वो सुनेगा वही बोलेगा। जैसे सबसे पहले वो सुनेगा, ये एक भाषा का भी नियम है कि सबसे पहले सुनना, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना और सबसे अंत में लिखना। ये भाषा का भी नियम है और बालक के क्रमिक विकास के रूप में भी यही नियम लागू होता है कि सबसे पहले बालक सुनना सीखेगा। अगला जो सिद्धांत आता है, चौथा सिद्धांत, वो आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। यानी विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास निरंतर चलता रहता है गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत। इसलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत है। विकास है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। इसके बाद में अगला जो सिद्धांत है वो आता है एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा? एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है समझना। एकीकरण सिद्धांत का मतलब होता है बालक है वो सर्वप्रथम अपने पूरे अंगों का संचालन करता है, उसके बाद में वो अपने छोटे अंगों का संचालन करता है, यानी विशिष्टीकरण हो जाता है। जैसे सर्वप्रथम बालक है वो अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेगा,
उसके बाद में वो हाथ को मतलब मोड़ना सीखेगा और फिर अपनी अंगुलियों का प्रयोग करेगा। तो एकीकरण का जो सिद्धांत है उसका मतलब यही हुआ कि मतलब पूरा विशिष्टीकरण या एकीकरण हो जाता है। पहले बड़े अंगों का प्रयोग, फिर उसके बाद में छोटे छोटे सारे अंगों का प्रयोग करना सीखना। पहले हाथों का संचालन करता है, बाद में अंगुलियां चलती हैं, इसलिए ये सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद में आता है वर्तुलाकार सिद्धांत। कौन सा? वर्तुलाकार सिद्धांत। समझने की कोशिश करना। वर्तुलाकार क्या होता है? जैसे वृत्त होता है, वृत्त तो यूं होता है, वर्तुलाकार का मतलब अलग होता है। जैसे वर्तुलाकार का मतलब होता है अगर कोई बालक है उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसकी चौड़ाई में भी निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। यानी कोई बालक है उसकी हाइट 2 फीट है और उसकी चौड़ाई आधा फीट है, अगले साल अगर उसमें परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई 4 फीट होती है तो उसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ आधा फीट नहीं रहेगी, उसमें भी परिवर्तन आएगा। यही जो सिद्धांत है वर्तुलाकार सिद्धांत, इसका अर्थ यही होता है कि बालक की लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होता है, यानी उसका विकास वर्तुलाकार रूप से होता है। सातवां जो सिद्धांत है वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, देखना। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली बार भी आया था। जेबी वाटसन महोदय कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, मैं उसको डॉक्टर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। बट ये सही बात नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम का भी प्रभाव प्रत्येक बालक पर पड़ता है। जिस माता पिता की वो संतान है, जिसके उसमें जिन्स आते हैं, उसका प्रभाव बालक पे पड़ता है। नहीं बना सकते हम किसी भी मंदबुद्धि बालक को अपन डॉक्टर नहीं बना सकते या फिर उसको टीचर नहीं बना सकते। हाँ, उस पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का जरूर पड़ता है। कितना भी इंटेलिजेंट बालक हो या प्रतिभाशाली हो, अगर उसको सही वातावरण नहीं मिला तो वो आगे तक नहीं जा पाएगा। वंशानुक्रम में मतलब माता पिता के जिन्स तो उसमें आते ही आते हैं, इसके अलावा बालक पर परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, इन सब का प्रभाव भी पड़ता है। और इसके बाद में जो उसके पड़ोसी होते हैं, पड़ोस के बच्चे होते हैं, उन सब का भी प्रभाव होता है। और फिर विद्यालय परिवार का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। बालक के जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें विद्यालय का सर्वाधिक योगदान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत काम करता है, यानी कि जोड़ नहीं, योगफल। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल जो है वो है विकास, ना कि इसका योग है ना इसका भाग है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, पिछली बार 2014 में शायद सेकंड ग्रेड में आया था और रीट में भी आया था, और हो सकता है आगे भी आ जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। क्योंकि बालक है उसके विकास में वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। ना तो अकेले वंशानुक्रम से बालक का विकास हो जाएगा, अगर कोई प्रतिभाशाली बालक पैदा हो जाता है और उसको उचित वातावरण नहीं मिलता है तो वो नहीं बन पाता कुछ भी। अगला जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमानों का सिद्धांत।
समान प्रतिमानों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक जो जन्म लेता है उसका विकास एक समान प्रतिमान के अनुसार होगा। यानी एक जो प्रजाति है, जैसे मानव प्रजाति है या फिर पशु प्रजाति है, उसमें जो विकास है वो सेम एक ही मतलब प्रतिमान के अनुसार होगा। जैसे कोई बालक है वो सबसे पहले घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद में वो खड़ा होगा, उसके बाद में वो चलना सीखेगा। तो मानव जो प्रजाति है उसका जो प्रत्येक बालक है वो समान रूप से घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद में वो खड़ा होगा, उसके बाद में वो चलना सीखेगा। ना कि कोई अमीर का बच्चा सीधे ही खड़ा हो जाएगा और गरीब का बच्चा बेचारा घुटनों के बल चलेगा, क्योंकि सभी में ये समान क्रियाएं ही होंगी। वैसे ही कोई बालक है वो सबसे पहले कखा गड़ा सीखेगा, उसके बाद में उसको बार खड़ी आएगी, उसके बाद में वो शब्दों का संयोजन करना सीखेगा, ना कि वो सीधे ही शब्द बोलना सीख जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव जो प्रजाति है उसमें प्रत्येक बालक का विकास समान प्रतिमानों के अनुसार होता है। अगला जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक जो बालक है जो जन्म लेता है, उन सबकी सांवेगिक, भाषाई एवं मानसिक जो बुद्धि है वो अलग अलग होती है। एक माँ के गर्भ से पैदा हुए सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। अपन सब देखते हैं जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी शक्ल जरूर मिल सकती है, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका जो सांवेगिक विकास है, भाषाई विकास है, मानसिक विकास है, वो सारे अलग अलग रूप से गति करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बालक का विकास होता है। प्रत्येक बालक में सांवेगिक, मानसिक, भाषाई एवं शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी बालक, एक माता के गर्भ से पैदा हुए बालक भी सारे एक जैसे नहीं होते। हम सबको पता है, हम देखते नहीं है क्या कि भाई प्रत्येक जो बालक है उसकी बुद्धि अलग है, उसकी मानसिक बुद्धि अलग है, उसका शरीर भी अलग तरीके से ग्रोथ करता है। तो हम कह सकते हैं बालक का विकास जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है। अगला जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सर्वप्रथम सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद में वो उसका विशिष्टीकरण होगा। जैसे कोई बालक है वो सबसे पहले क से कबूतर यूं बोलना सीखेगा, उसके बाद में वो डायरेक्ट कबूतर बोलेगा। वैसे ही वो अपने अगर शारीरिक अंगों का संचालन करेगा तो वो सबसे पहले अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, उसके बाद में वो कोहनी को मोड़ना सीखेगा, उसके बाद में वो कलाई का प्रयोग करेगा, कलाई को मोड़ना सीखेगा, उसके बाद में वो सबसे बाद में अंगुलियों का प्रयोग करेगा। जैसे अपन किसी बालक को दही रोटी देते हैं चूर के, तो वो जब छोटा होता है 1-1.5 साल का, तो वो सीधा अपने पूरे हाथ को उसमें मतलब डाल देता है और ऐसे ऐसे करके खाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अपने अंगुलियों से खाना सीखता है यूं तोड़ के, और जैसे जैसे और ज़्यादा बड़ा होता है तो वो चम्मच का प्रयोग करना भी सीख जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक का विशिष्टीकरण हो गया। तो ये जो सिद्धांत है ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर।
आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। लिखना जरूरी नहीं है, आप सुन लेना, और इतना कठिन भी नहीं है। लास्ट जो सिद्धांत है, अगला सिद्धांत, वो है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, ध्यान देना, समझना इस सिद्धांत को। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्यों कहते हैं कि जैसे ही कोई बालक जन्म लेता है और वो धीरे धीरे अपनी क्रियाएं करना शुरू करता है, जब बालक 3 से 6 महीने के बीच में होता है तो उसकी क्रियाओं को देख के, अपने एक मारवाड़ी में कहावत कहते हैं कि पूत का पग पालना में ही दिखा हुआ है। तो वह कहानी सही, वह कहावत सही है, क्योंकि जब प्रतिभाशाली बालक होता है तो उसके जो अंग संचालन है वो बहुत छोटी उम्र में होने लग जाते हैं। जैसे वो 6 महीने का होता है तो घोड़ाले से ज़्यादा तेज भागने की कोशिश करता है, और 7-8 महीने का होता है तो वो खड़ा होना शुरू कर देता है। दूसरी ओर उसके विपरीत अगर कोई मंदबुद्धि बालक होगा तो वो कम से कम 2 साल का हो जाएगा, तब तक तो वो खड़ा होना ही नहीं सीखेगा। तो बच्चे को देखकर हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बालक आगे जाके क्या बनेगा या फिर कैसा होगा। प्रतिभाशाली बालक है वो पहचाने जाते हैं अपनी बचपन की क्रियाओं से, उनको पहचान लिया जाता है। जैसे कोई 4 महीने का बालक ही घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है तो अपन कहते हैं ना कि वो बालक तो बहुत तेज है, ये तो आगे जाके बहुत कुछ करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि बालक को देखकर उसके आगे के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये जो सिद्धांत है वो है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, पूरे हुए सिद्धांत बहुत ही सरलतम और शॉर्टकट भाषा में मैंने बताए हैं। बाकी किताबों से तो आप लोग पढ़ते ही रहते हो, उम्मीद करती हूँ समझ में आए होंगे। नोट करना और इनको मतलब अच्छे से देखना, और ट्यूशन तो ज़रूर शायद आ जाएगा, लगता है ऐसे। चलो, जय हिंद, जय